हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संतोष अग्रवाल एंड वेलकम टू बैक इन अग्रवाल क्लासेस। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे एक पिक्चर लगा हुआ है, उस पर लिखा गया है भौतिक विज्ञान पीजीटी व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। तो आपने शायद शिल्पी की बुक को पढ़ा होगा अच्छे से, फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया होगा, क्योंकि वहाँ पे जो फिजिक्स की बुक होती है शिल्पी पब्लिकेशन की, शिल्पी प्रकाशन की, तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वहाँ पे दिए रहते हैं। तो यही श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बिल्कुल लगातार बने रहिएगा, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पे जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन, आपको मैं पहले दिखा दूँ। ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो 2000 मतलब 2000 में जो क्वेश्चन पेपर आया था पीजीटी फिजिक्स का, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, 100 क्वेश्चन आए थे उस समय एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, आपको अच्छे से मालूम होगा कोई भी एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो सबसे पहले कुछ एग्ज़ाम में आगे जो है इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन आप यहाँ देख सकते हैं। तो मुझे इंस्ट्रक्शन पे बात नहीं करना है, हमको सीधे कहाँ पे आना है, क्वेश्चन पे आना है। और चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज़ द कॉज ऑफ सोलर एनर्जी। इसमें से हमसे ये कह रहा है बेटा कि जो ये सोलर ऊर्जा है, जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा में जो इतनी ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, उसके पीछे की जो फेनोमेना वो क्या है। तो पहला हमको ऑप्शन दिया है न्यूक्लियर फिजन, सेकेंड ऑप्शन दिया है न्यूक्लियर फ्यूजन, और थर्ड ऑप्शन दिया है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, और चौथा ऑप्शन हमको दिया है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो आपको मैं बताऊँ, आप यहाँ स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, जो इसका सही आंसर वो क्या है, सेकंड है, वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। सो न्यूक्लियर फ्यूजन। आइए थोड़ा इसके हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो इसमें हमको दिया क्या है, द कॉज ऑफ सोलर एनर्जी इज न्यूक्लियर फ्यूजन। इन न्यूक्लियर फ्यूजन टू स्मॉल न्यूक्लियस फ्यूज टूगेदर एंड मेक वन बिग न्यूक्लियस टू दिस हाई एनर्जी इज लिबरेटेड। इसका कहने का मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसमें दो लाइटर न्यूक्लियस आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने के बाद ये हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। और जब हैवी न्यूक्लियस का निर्माण होता है तो उसमें क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट में एनर्जी क्रिएट होती है। तो जो सौर ऊर्जा है बेटा, उसका जो उत्पादन हो रहा है वो किससे हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, और बी है। यहाँ पे इसका सोर्स देख सकते हैं कि किस सोर्स से आया है, पेपर में अगर आया हुआ है तो किस से आया, देख रहे हैं यहाँ पे कुमार मित्तल लिखा हुआ है। इंटरमीडिएट फिजिक्स की जो बुक होती है, अगर आप उसको सर्च करेंगे तो उसमें यह क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। चलिए सो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे कह रहा था हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 4 मिनट। कह रहा है कि हमसे कि हमारे पास क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका जो हाफ लाइफ टाइम वो कितना है, 4 है। हाफ लाइफ टाइम कितना है, 4 है। ठीक है, तो कह रहा है ये मुझे बता दो कि 12 मिनट के बाद 1 ग्राम जो है वो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 12 मिनट में कितने हाफ लाइफ टाइम होंगे। तो इसको निकलने के क्या करना पड़ेगा, मुझे 12 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब जो टोटल हाफ लाइफ टाइम बनेगा 12 मिनट के अंदर वो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और इसके बाद आपको पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड एवं सोडी का नियम। वो नियम क्या कहता है कि n= होता है n0 और अंडर ब्रैकेट 1/2 होल टू द पावर स्मॉल n। अब ये मुझे बताओ ये कितना ग्राम है, 12 ग्राम, और सॉरी माफ़ कीजिएगा 1 ग्राम है। सो 1/2 का होल पावर कितना है बताओ, 3 है। सो कितना हो जाएगा, 1/8 ग्राम। मतलब ये है कि अगर कोई भी सैंपल जो 1 ग्राम का हो और उसका हाफ लाइफ टाइम कितना हो, 4 मिनट हो, तो 12 मिनट के बाद वो कितना बचेगा, 1/8 बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1/8। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं, उसको मैंने खैर यहाँ पे पहले से एक्सप्लेन करके रख दिया है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ रेड पीस ऑफ ग्लास है, अ रेड पीस ऑफ ग्लास इज हीटेड। कह रहा है कि एक ग्लास है, वो किस कलर का है, रेड पीस है, रेड है, उसको क्या कहते हैं, हीट करते हैं टिल इट स्टार्ट ग्लिटरिंग इन द डार्क। मतलब उसको तब तक हीट करते हैं जब तक वो क्या करता है, डार्क में ग्लिटरिंग करना शुरू नहीं कर देता है।
तो कह रहा था कलर ऑफ ग्लास पीस विल बी, ये मुझे बताओ कि जब वो ग्लिटर करेगा, कौन, ग्लास जो रेड कलर का था उसका कलर कैसा होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टी लेमडा इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। और समझाते हैं, ये आपने पढ़ा होगा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्या होता है, टी लेमडा एम इक्वल टू कांस्टेंट बी होता है। सो जब ये बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ध्यान सुनना बेटा, टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो वेवलेंथ क्या होगा, श्योर कम हो जाएगा ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगा बताओ जी, कम होगा। अब ये मुझे बताओ किसका वेवलेंथ कम है, आप विबग्योर को देख लीजिए, किसको देखिए, विबग्योर को, तो आपको पता चलेगा सर कि जो वायलेट कलर होता है इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। सो जो थर्ड क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है, वायलेट है। क्या है, वायलेट है। आइए आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ CRO। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। कह रहा है कि मुझे बताओ, जो हमको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए गए, बताओ कौन सा ऐसा पार्ट है जो CRO का पार्ट है। CRO का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑस्किलोग्राफ। क्या होता है बताओ, कैथोड रे ऑस्किलोग्राफ CRO का फुल फॉर्म होता है। आपके एग्जाम में सीधे ही आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRO। सो CRO क्या है, कैथोड रे ऑस्किलोग्राफ। अब ये सब चीज़ें क्या थी, बहुत पहले हमारे सिलेबस में रहता था। अब जो मॉडर्न टाइम में जो सिलेबस बना दिया गया CBSE का या फिर UP बोर्ड का, आप तो देख रहे होंगे NCERT है। तो NCERT की जो अगर आप बुक पढ़ना चाहेंगे तो उस समय आप CRO को नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत पुराना सिलेबस था, तब उस समय आता था। तो CRO का कौन कौन सा पार्ट नहीं है मैं आपको बता दूं। एम्पलीफायर सर्किट जो होता है, एम्पलीफायर जो सर्किट होता है वो CRO का पार्ट नहीं होता है। सो एम्पलीफायर सर्किट इज नॉट पार्ट ऑफ CRO। इसका चौथे वाले का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 4 नंबर हो जाएगा, एम्पलीफायर सर्किट। तो जो एम्पलीफायर सर्किट है दोस्तों वो क्या है, CRO का पार्ट नहीं होता है। इसका देखो सोर्स क्या है, सोर्स यही है कि जो एक्सीलेंट की बुक होती है, बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, एक्सीलेंट की बुक मानी जाती है। और ये इसको लिखा किसने है, VK अग्रवाल जी ने लिखा है। तो अगर आप क्लास 12 की बुक को देखेंगे एक्सीलेंट का, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि जो एम्पलीफायर सर्किट होता है वो CRO का कोई पार्ट नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 नंबर। 5 नंबर हमसे ये कह रहा है, जस्ट 1 सेकेंड, यस आते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है, कैथोड रे ट्यूब इज नॉट यूज्ड। कह रहा ना, ये बताओ कैथोड रे ट्यूब कहाँ यूज नहीं करते हैं, कैथोड रे ट्यूब कहाँ यूज नहीं करते हैं बच्चों। रडार में होता है, किसमें होता है, रडार में होता है। टेलीविज़न में भी होता, आपने देखा होगा कि हमारे पुराने ज़माने के जो टेलीविज़न आते थे उसके पीछे लगा रहता था ना कैथोड रे ट्यूब, वहाँ से कैथोड रे निकलती थी आगे जाकर ना, तमाम चीज़ें हैं वो सब आपने पढ़ा होगा। बहुत, अगर आपकी उम्र शायद ज़्यादा होगी तो आपने पढ़ा होगा, अगर आपकी शायद उम्र ज़्यादा नहीं होगी, मॉडर्न टाइम में होंगे तो शायद ये सिलेबस आप पढ़ नहीं पाए होंगे। हाँ, ये पहले रहता था। चलिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो CRT होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है, उसका काम टेप रिकॉर्डर में नहीं होता है, बाकी सब में होता है, चाहे वो रडार हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो CRO हो, राइट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिलोंग टू लाइमन सीरीज। कह रहा कि मुझे बता दो कि इसमें से कौन सा वेवलेंथ ऐसा है जो लाइमन सीरीज से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो मैं आपको बताऊं, लेट्स सपोज दैट कोई बच्चा क्या है, कोई एग्जाम दे रहा है, वो लर्न नहीं किया है, तो उसके लिए क्या है, तो रट्टा मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। अगर लर्न नहीं किया है तो रट्टा मारो, नहीं तो आपको फार्मूला मालूम है क्या, 1/λ इक्वल टू क्या, R, और 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब इसमें n स्क्वायर टू कितना होता है जी, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे रखते चले जाना। एक बार n इक्वल टू 2 रख देना, एक बार क्या करना है, n इक्वल टू इन्फाइनाइट रख देना, चेक कर लेना वेवलेंथ कितना आया है, उसी के रेंज में होगा। मैं आपको सच बताऊं कि जो लाइमन होता है, बामर होता है, पास्चन होता है, ब्रैकेट होता है, फुंड होता है, इन सब सीरीज़ के आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को लर्न कर लो और एक मैक्सिमम वेवलेंथ को लर्न कर लो, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12, 16। आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि कैसे जान जाओगे ये भी। देखो, जो लाइमन होता है ना, जो लाइमन सीरीज होता है, इसका वेवलेंथ जो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। मेन पॉइंट पे आते हैं, इसका जो वेवलेंथ होता है वो कितने से कम होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। इसीलिए ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाया जाता है। कौन सा, लाइमन सीरीज जो होती है, इसका वेवलेंथ
3900 एंगस्ट्रॉम से कम होता है कि किस में पाया जाएगा, अल्ट्रा वाइलेट रीजन में पाया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि जो लाइमन सीरीज़ हमारी होती है, लाइमन सीरीज देख रहे हैं यहाँ पे, उसका वेवलेंथ देख रहे हैं, सब क्या है, सब के सब 3900 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा है। तो कम कौन है बताओ, 1216। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप इसको सीधे टिक मार सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो थोड़ा सा रिएक्शन दे दिया यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको रिएक्शन भी समझना पड़ेगा जी, है ना। चलिए तो आगे भी चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हालांकि देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा ना, उसके पीछे का रीज़न ये है ना, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार। अगर मुझे क्या करना होता, क्वेश्चन को एक्सप्लेन ना करना होता ना, मैं फटाफट क्या करता, उसको देख के आंसर बताता रहता आपको ना। बट ये तो अच्छी बात तो है नहीं, फिर ये मुझे क्या करना, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। चलिए आइए देखते हैं। करा इन आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन, ये हमको क्या किया गया, एक रिएक्शन दिया हुआ है और ये रिएक्शन आप देख पा रहे हैं 17Cl35 प्लस AXZ गिव्स आउट 2He4 प्लस 16S32। करा मुझे ये बता दो कि ये जो X है वो क्या रहा होगा, X क्या रहा होगा। सबसे पहली बात इसको बैलेंस करिए, यहाँ पे क्या है 17 है, यहाँ पे क्या है 17 है, इधर क्या है बताओ, देखो इधर क्या है 17, इधर क्या 18। फर्स्ट थिंग ये है कि जो कुछ भी रहा होगा उसका एटॉमिक नंबर 1 रहा होगा। इधर कितना है 35 प्लस A है, इधर कितना है 32 प्लस 4, इधर 36 है, इधर कितना है 35 और प्लस A, इसका वैल्यू कितना पुट करते बताओ 1। सो ऐसा कौन सा एलिमेंट हो सकता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो, मास नंबर 1 हो, तो पता चलता वो क्या है 1H1। क्या चलता है पता, 1H1 मतलब क्या, प्रोटॉन। क्या भैया, प्रोटॉन होता है, इसका सिंबल क्या होता है 1H1। ये क्या होता है 0N1, इसका क्या होता है 2He4, ये क्या बताओ 1H2। सबका सिग्निफिकेंट है अलग अलग जगह पे, है ना। हाँ चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड विद टेलीविजन। देखो भैया क्या है कि हमसे ये कह रहा है ना, इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है कि जो टेलीविज़न से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट क्या कह रहा है हमसे, स्कैनिंग, तो स्कैनिंग होता है। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, ये भी होता है ना। टेलीविज़न ट्रांसमीटर, अब टेलीविज़न है तो टेलीविज़न ट्रांसमीटर ना हो तो फिर क्या ही बात है, ये भी होता है। तो ये जो हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन है, ये सब क्या होते हैं, लेज़र और मेज़र, इन सबसे रिलेटेड होता है। तो यही हमारा नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है, टेलीविज़न के ही पार्ट होते हैं, राइट। और सोर्स क्या आप देख सकते हैं भैया, VK अग्रवाल, उसमें बहुत क्वेश्चन आए थे यार VK अग्रवाल से। एक अग्रवाल त्यागी का भी बुक है फिजिक्स की, उससे भी क्वेश्चन बहुत उसमें पूछे गए थे। आगे बढ़ाते हैं 9 नंबर। कह रहा है ना, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, अच्छा भैया क्या हो गया, आपसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। भाई साहब ये क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। कह रहा कि ये मुझे बताओ इसमें कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, कौन सा ऐसा पार्ट है, सब्सटेंस नहीं बोलोगे, कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए इसेंशियल नहीं होता है। भाई साहब देखो यार, फिजनेबल मटेरियल तो होना ही चाहिए, हाँ सर सही कह रहे हैं आप, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कूलेंट ये भी होना चाहिए, मॉडरेटर भाई सब जरूर होना चाहिए। यही एक पार्ट बच रहा है, वो कौन, रेडियो एक्टिव, रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स होता है, इसके यूज़ के बिना भी आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं आप। लेकिन हाँ कूलेंट का होना बहुत ठंडा करना है उसको, मॉडरेट करना है मतलब रोकना है उसको, नहीं तो बहुत फास्ट हो जाएगा रिएक्शन। तो भाई सब फिर समझते हैं क्या होता है ना। और फिजनेबल मटेरियल मतलब जानते हैं ना, वो मटेरियल जिसका फिजन करना है। यूरेनियम खासकर क्या लगाते हैं, यूरेनियम 235 लगाते हैं ना, आपने देखा होगा बम वगैरह वगैरह में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। कहाँ हो जी, ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हमसे कह रहा है द मास एनिहिलेशन इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन, द मास एनिहिलेशन इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इज 0.3%, है ना। जो मास का एनिहिलेशन हो रहा है वो कितना है बताओ, 0.3% है। द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाई एनिहिलेशन ऑफ 1 kg मास। तो सबसे पहले ये बताओ मास डिफेक्ट मतलब समझ सकते हैं कि कितना मास का लॉस हुआ, डेल्टा एम कितना
1 kg है, इसका कितना परसेंट 0.3%, तो 0.3/100 कर दो, 3/100, तो ये कितना हो जाएगा 0.003। देखो क्या हो गया, ये मास एनिहिलेशन हो गया 1 kg का। अब इससे कितना एनर्जी निकल रहा है या कितना एनर्जी आपको मिल रहा है, तो उसका फार्मूला हमारा होता है E = mc²। इसका क्या होता है mc²। m कितना पुट करना है 0.03, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये 0.03 कहाँ है भाई, कहाँ है, देखो ये देख रहे हो आप, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया। आंसर कितना आ गया 2.7 × 10⁻14 जूल। सो दैट्स इज सिंपल क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स मैं देख रहा हूँ ना थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, वीडियो क्या हो रहा है थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है ना। देखो वीडियो देखता हूँ कितना लंबा हो गया। हाँ वीडियो जो है 15 मिनट का हो गया है, ठीक है हो गया, ये फर्स्ट वीडियो था इसलिए हुआ 15 मिनट का। बट हाँ जब नेक्स्ट टाइम पे हम आपको आएंगे 10 क्वेश्चन फिर आगे करवाएंगे। देखो मुझे ज़्यादा नहीं करना, जानते क्या होगा, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा ना, मज़ा नहीं आता यार फिर। बट हाँ आप रेगुलर आप वीडियो को वॉच करते रहिएगा, श्योर है आप, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको मैं पूरा सेट करवाऊँगा, पूरा जो शिल्पी पब्लिकेशन है ना उसके बुक को, प्लस एक बुक हमारे पास और है, मैं उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं ना, वहाँ से भी मैं सारे क्वेश्चन करवा दूँगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।